तो ये कैसे तय किया जाए कि कोई जनरेटिव एआई असल में कितना अच्छा है? ये काफी पेचीदा सवाल है, खासकर तब जब एआई हमारे लिए कविताएं लिख रहे हों, मुश्किल कोड बना रहे हों या फिर लंबे चौड़े डॉक्यूमेंट्स की समरी तैयार कर रहे हों। ये सिर्फ सही या गलत का खेल नहीं है। तो चलिए, इस पूरी बातचीत में हम उन अलग अलग तरीकों को समझते हैं जिनसे हम एआई की क्वालिटी को परखते हैं। चलिए, सबसे पहले इसके बुनियादी मुश्किल को समझते हैं। सोचिए, एक गणित का टेस्ट है जहां हर सवाल का एक ही सही जवाब होता है। लेकिन जब बात आती है कविता या कहानी की, तो वहां कोई एक सही जवाब नहीं होता है ना। बस यही वजह है कि एआई के लिखे हुए टेक्स्ट को जज करना इतना मुश्किल काम बन जाता है। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि कोई एक जादुई नंबर नहीं है जो हमें बता दे कि एआई अच्छा है या बुरा। असल में हमारे पास अलग अलग मैट्रिक्स का एक पूरा टूल किट है। इस पूरी चर्चा का मकसद भी यही है कि इस टूल किट से जान पहचान की जाए और ये समझा जाए कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग औजारों की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, तो चलिए अब इस मामले की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स के सबसे पहले और सबसे बुनियादी सेट से, जो एक बहुत ही सीधे साधे आइडिया पर आधारित है: शब्दों की तुलना करना, यानी वर्ड्स को कंपेयर करना। सबसे पहले आता है BLU। इसे मूल रूप से मशीन ट्रांसलेशन की क्वालिटी जांचने के लिए बनाया गया था। इसको आप एक सख्त टीचर की तरह समझ सकते हैं। ये एआई के आउटपुट को लेता है और गिनता है कि उसके वाक्यांश यानी शब्दों के समूह एक इंसान के लिखे हुए आदर्श जवाब से कितने सटीक मिलते हैं। यहाँ सारा जोर सटीकता पर है। एआई ने कितने शब्द सही जगह पर इस्तेमाल किए। यहाँ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। देखिए, इंसान का लिखा हुआ वाक्य है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स, जबकि एआई ने लिखा द फास्ट ब्राउन फॉक्स लीप्स। अब बीएलयू क्या करता है? वो ब्राउन फॉक्स और ओवर द लेजी डॉग जैसे मिलते जुलते वाक्यांशों को पकड़ लेता है। शब्दों के इसी ओवरलैप के आधार पर वो एक स्कोर दे देता है, भले ही जंप्स और लीप्स की वजह से मतलब थोड़ा सा बदल गया हो। और फिर आता है आरूजी, जो समझ लीजिए ब्लू का बिल्कुल उल्टा है। अगर ब्लू का ध्यान सटीकता पर है तो आरूजी का ध्यान कवरेज पर है, जिसे तकनीकी भाषा में रिकॉल कहते हैं। ये पूछता है इंसान के लिखे हुए रेफरेंस के कितने ज़रूरी हिस्से एआई के जवाब में शामिल हैं। यही वजह है कि ये समरी बनाने जैसे कामों के लिए बेहतरीन है, जहां ये पक्का करना होता है कि कोई भी ज़रूरी बात छूट ना जाए। लेकिन इन शुरुआती मैट्रिक्स की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। ये तो बता सकते हैं कि दो वाक्य दिखने में कितने एक जैसे हैं, पर ये नहीं बता सकते कि उनका मतलब भी एक ही है या नहीं, या फिर वो तथ्य के तौर पर सही है भी या नहीं। मतलब अगर एआई ने बात को थोड़ा घुमा फिरा कर भी सही लिखा है तो भी उसे कम स्कोर मिल सकता है। जरा सोचिए, अगर एआई किसी मुहावरे का शब्द दर शब्द अनुवाद कर दे तो शब्द तो मिल जाएंगे, लेकिन मतलब का तो अनर्थ हो जाएगा। तो चलिए अब मूल्यांकन के अगले दौर में चलते हैं। ये दौर एआई की एक बहुत ही मॉडर्न प्रॉब्लम से पैदा हुआ है, जब एआई अपने मन से ही बातें बनाना शुरू कर देता है। जरा इस वाक्य पर गौर कीजिए। ये एक एआई ने बनाया है। सुनने में तो बिल्कुल सच लग रहा है ना? एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये सच है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इसे ही कहते हैं एआई हेलुसिनेशन। जब एआई इतने आत्मविश्वास से कोई गलत जानकारी देता है कि वो सच लगने लगती है। और यकीन मानिए, आज के दौर में ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए हमारे पास है फेथफुलनेस मेट्रिक। ये एक फैक्ट चेकर की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि एआई जो कुछ भी कह रहा है वो हवा में नहीं कह रहा, बल्कि दिए गए सोर्स डॉक्यूमेंट्स पर आधारित है। और इसे मापने का एक आम तरीका भी काफी दिलचस्प है। देखिए, एआई जो भी दावा करता है उसे एक सवाल में बदल दिया जाता है। फिर ये चेक किया जाता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, क्या उसमें इस सवाल का जवाब मौजूद है। अगर जवाब हाँ है तो बस एआई के दावे को फेथफुल यानी भरोसेमंद मान लिया जाता है। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब हम उन फ्रेमवर्क्स और मैट्रिक्स की बात करेंगे जो आजकल के कॉम्प्लेक्स यानी जटिल एआई सिस्टम्स के लिए बनाए गए हैं, जो कई स्टेप्स में काम करते हैं। यहीं पर RAGIJS जैसे फ्रेमवर्क काम आते हैं। देखिए, RAG सिस्टम पहले जानकारी खोजते हैं और फिर उस जानकारी के आधार पर जवाब तैयार करते हैं। RAGAS एक पूरा टूल किट है जो इस प्रक्रिया के दोनों हिस्सों को जांचता है। पहली बात, क्या एआई ने सही जानकारी ढूंढी, और दूसरी,
क्या उस जानकारी का इस्तेमाल करके उसने एक अच्छा और प्रासंगिक जवाब दिया? इससे हमें पूरी प्रक्रिया की एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है। और फिर चीज़ें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। ट्रूलेंस जैसे टूल सिर्फ एक मैट्रिक तक सीमित नहीं है। इन्हें आप एआई के लिए एक डायग्नोस्टिक डैशबोर्ड की तरह सोचिए। ये हमें एआई की सोचने की प्रक्रिया के अंदर झांकने का मौका देते हैं। हम ये देख सकते हैं कि एआई हर कदम पर फैसले कैसे ले रहा है, न कि सिर्फ आखिरी आउटपुट को जांचें। ये वाकई में इवैल्यूएशन का अगला लेवल है। लेकिन इन सभी एडवांस टूल्स के बावजूद कभी-कभी हमें वापस बेसिक्स पर लौटना पड़ता है। हर एआई कविता नहीं लिख रहा होता। कुछ एआई बहुत सीधे-साधे काम करते हैं, जैसे किसी ईमेल को स्पैम की तरह मार्क करना। ऐसे मामलों में हमारे पुराने क्लासिक मैट्रिक्स आज भी बादशाह हैं। यहाँ प्रिसिशन और रिकॉल के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। स्पैम फिल्टर के मामले में हमारा लक्ष्य हाई प्रिसिजन होता है, मतलब कोई भी जरूरी ईमेल गलती से स्पैम फोल्डर में न चला जाए। लेकिन मेडिकल डायग्नोसिस में हमारा लक्ष्य हाई रिकॉल होता है, यानी कोई भी असली बीमारी पकड़ में आने से छूट ना जाए, भले ही कुछ झूठे अलार्म बज जाएं। तो ऐसी स्थिति में क्या करें जहां हम न तो ज्यादा गलत पॉजिटिव बर्दाश्त कर सकते हैं और न ही ज्यादा गलत नेगेटिव? यहीं पर F1 स्कोर काम आता है। ये प्रिसिजन और रिकॉल के बीच एक बहुत ही स्मार्ट संतुलन बनाता है, जिससे हमें एक सिंगल बैलेंस्ड स्कोर मिल जाता है जो बताता है कि सिस्टम ओवरऑल कितना अच्छा काम कर रहा है। तो चलिए अब इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। इस पूरी चर्चा का जो सार है वो ये है कि हर काम के लिए सही औजार चुनना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये टेबल एक क्विक गाइड की तरह है। मशीन ट्रांसलेशन करना है, ब्लू से शुरू करें। समरी बनानी है, रोज बेहतर विकल्प है। रैग सिस्टम की फैक्ट चेकिंग करनी है, फेथफुलनेस और रैगस के बिना काम नहीं चलेगा। और क्लासिफिकेशन के लिए प्रिसिजन, रिकॉल और F1 स्कोर आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। और हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि हर टूल की अपनी सीमाएं हैं, उन्हें भी ध्यान में रखना होगा। तो आखिर में सबसे बड़ी सीख यही है, एआई को इवैल्यूएट करने का मतलब कोई एक मैजिक नंबर ढूंढना नहीं है। इसका असली मतलब है सही सवाल पूछना और फिर उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सही टूल का इस्तेमाल करना। और जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं, जैसे जैसे एआई इंसानों की तरह क्रिएटिव, इमोशनल और तर्क करने वाला बनता जाएगा, उसे मापने के हमारे तरीके कैसे बदलेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में इस फील्ड की दिशा तय करेगा।